हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है यूपीपीएससी आरओ एआरओ, यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें दो आपके पेपर हो रहे हैं। जो प्री एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसमें आपके दो पेपर हो रहे हैं। एक आपका जीएस का हो रहा है और दूसरा आपका जनरल हिंदी का हो रहा है। पहले अलग अलग पेपर होता था, यानी कि एक गैप होता था। अब एक ही में, यानी कि एक ही पेपर में दो आपके पार्टी हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आज रखा हुआ है आपका यहाँ पर 60 क्वेश्चन हैं हिंदी में और 60 ही मार्क्स, यानी कि 60 नंबर के 60 क्वेश्चन। 140 आपके जीएस के हैं क्वेश्चन और 140 मार्क्स जीएस के, यानी कि टोटल आपका ग्रैंड टोटल प्रीलिम्स का हो जाता है 200। ठीक है। अब 200 में हिंदी की भूमिका 60 और 60 में 60 ला सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं, मेरे 60 में 60 आए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं आपके कि आपके भी 60 में 60 आ सकते हैं। कैसे आने हैं, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कौन कौन से शब्दों के ऊपर, कौन कौन से वाक्यों के ऊपर, कौन कौन से विशेषण विशेष्य के ऊपर विशेष फोकस करना है, ये सब हम लोग आज की क्लास में जाने वाले हैं। तो यानी कि 60 में 60 आप कैसे लाएं, ताकि जीएस में देखो डेफिनेट नहीं है 140 क्वेश्चन आएंगे। 140 क्वेश्चन में अब जो यूपीपीएससी का, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड बन गया है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें 80-85 तक पहुंचते पहुंचते पसीने आने लगते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार जो पीसीएस का एग्जाम था उसमें जीएस में क्वेश्चन पूछे, तो ऐसी उम्मीद रखिए आप आरओ एआरओ के एग्जाम से भी। आरओ एआरओ के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आसान नहीं आने वाले हैं। तो आप हिंदी में जितना लीड लोगे उतना ही जीएस में आपका भार कम हो जाएगा। अगर जीएस में आप कम भी मार्क्स लाते हो तो हिंदी की वजह से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, और ये हिंदी में की गई मेहनत आपकी मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि मेंस में भी हिंदी के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो वहां पर भी 60 मार्क्स से होंगे। यहां पर तो 60 हैं, एक नंबर का एक है, और वहां पर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का मेंस में हो जाएगा। तो यहां की मेहनत मेंस में भी काम आने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो भाई, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया। अब विलोम आप देखो, विलोम में जो बच्चे पढ़ते हैं विलोम में, वो विलोम कुछ सेलेक्टिव हैं जहां से हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा इसमें आपको करना क्या है। एक किताब है, आप ले लीजिएगा, वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन की किताब से आपके लगभग विलोम फंस जाएंगे। कमीशन की पेट किताब है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पेट किताब है। एक एक अशुद्धि, एक एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपका बिल्कुल एज इट इज रख देता है, कोई चेंज नहीं करता है। तो इस किताब के विलोम आपको सारे लगा लेने हैं। दूसरा, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे, पीएन पांडे की किताब के विलोम आप सारे लगा लीजिए। अगर इन दोनों किताब के विलोम आपने लगा लिए, रट लिए, तो आपको याद रखना है कि यहां से आपके 10 के 10 विलोम फंस जाएंगे। जैसे कुछ विलोम ऐसे हैं, जिस भाव में शब्द होगा उसी भाव में आपको विलोम लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप याद कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ध्वंस, जैसे लिखा हुआ है ध्वंस। ध्वंस का मतलब होता है सब कुछ बर्बाद कर दिया, जैसे रसिया ने यूक्रेन को बिल्कुल ध्वंस कर दिया। ठीक, तो ध्वंस का मतलब हो गया सब कुछ बर्बाद। अब इसके ऑप्शन एक दिया गया निर्माण। जब आप एग्जाम देने जाओ, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया निर्माण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सृजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है निर्मित, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर निर्माण लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों दिए गए हैं, निर्माण भी दिया गया है, सृजन भी दिया गया है। तो ध्वंस जिस शब्द में भाव, यानी कि ये जिस भाव का शब्द है उसी भाव का इसका विलोम होगा, तो ध्वंस का उल्टा यदि आप सृजन लगाओगे तो आपका ज्यादा उचित होगा। यदि सृजन विकल्प में नहीं है
तब आप निर्माण लगाएंगे तो चलेगा, तो सही मानना पड़ेगा पेपर सेट करने वाले को, जांचने वाले को। लेकिन यदि निर्माण और सृजन दोनों दिए गए हैं तब आपका सृजन सही होगा, याद रखना है। तो विलोम वासुदेव नंदन जी की किताब से और पीएन पांडे जी की किताब से जिस भाव में शब्द है उसी भाव में उसका विलोम आप अगर लगाओगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, 10 में 10 मार्क आओगे, गारंटी है। दूसरा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। अब देखो यहां पर वाक्य और वर्तनी शुद्ध में थोड़ा सा यहां पर ध्यान दोगे। अब एक तो वर्तनी वाले शब्द हैं और दूसरे वर्तनी वाले वाक्य हैं, दोनों हैं। अब देखो कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं, जैसे आंख है, दांत है, पहुंच है, गांधी है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये अगर वर्तनी की दृष्टि से हम लोग देखें तो वर्तनी की दृष्टि से ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हैं? क्योंकि यहां पर आंख में चंद्रबिंदु आएगी तब सही होगा, दांत में चंद्रबिंदु आएगी तब सही होगा, पहुंच में चंद्रबिंदु आएगी तब सही होगा, गांधी में चंद्रबिंदु आएगी तब सही होगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके चंद्रबिंदु वाले सही होंगे। अब एक दो और शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे बंगला। अगर बंगला लिखा हुआ आ जाए और बंगला में लगी है बिंदी तो यह अशुद्ध हो गया वर्तनी की दृष्टि से। बंगला कैसा शुद्ध होगा? आपका चंदा मामा वाला चंद्रबिंदु वाला बंगला आपका शुद्ध होगा। ठीक, कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां होती, जहां से क्वेश्चन बनेगा। हलंत संबंधी अशुद्धियों के शब्द अगर हम बात करें आपके, तो याद रखना है, जैसे एक शब्द है आपका बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में आपको करना क्या है? यह अशुद्ध है। जैसे बुद्धिमान में ना के नीचे हलंत लग गया तो यह शुद्ध हो गया। जैसे बुद्धिमान में हलंत लग गया वो आपका शुद्ध हो गया। एक और शब्द हम लेते हैं, विधिवत। अशुद्ध शब्द है, अगर हलंत लग गया तो आपका शुद्ध हो गया। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा उल्टा लेते हैं। अगर मान लीजिए एक शब्द लिखा है प्रत्युत और यह हलंत लगा है तो समझ लेना यह अशुद्ध है। आपका क्या होगा? प्रत्युत बगैर हलंत वाला शुद्ध है। प्रत्युत आपका बगैर हलंत वाला शुद्ध है और हलंत वाला अशुद्ध है। तो दो तीन चीजें याद रखनी हैं। हलंत वाले शब्दों में, वर्तनी वाले में आप गड़बड़ करने की गुंजाइश रहेगी तो रट लो यार, मैं शब्द करा लूंगा, मैं आपके सारे शब्द कराऊंगा। आरओ का एक हिंदी का मैं क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूं, हिंदी का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, चंद्रबिंदु वाले, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हैं, याद रखना है। कुछ और शब्द होते हैं जो हम लोग सामान्यतः पढ़ते तो यार ऐसे हैं किताबों में, अखबारों में, कि वो शुद्ध लगते हैं लेकिन वो अशुद्ध होते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है हिरण्यकश्यप और एक शब्द लिखा है हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं, आप तो हिरण्यकश्यप भी शुद्ध होता है, हिरण्यकश्यप भी शुद्ध होता है। किताबों में लिखा हुआ देखा होगा आपने, अखबारों में लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से यह अशुद्ध है। क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा? हिरण्यकशिपु। क्या होगा? हिरण्यकशिपु आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। ठीक ऐसे ही एक शब्द है नवाब। एक ये लिखा नवाब, दूसरा लिखा नवाब, तीसरा लिखा नवाब, चौथा लिखा नवाब। अब बच्चा फंस गया,
बच्चा फंसेगा, दिमाग चकरिया जाएगा कि कौन सा नवाब सही है। देखो भाई, वो वाला नवाब सही है जिसका पहला वाह का पेट फूला हुआ है। तो देखो यहां पहला वाह का पेट फूला हुआ है, दूसरे बा का पेट फटा हुआ है। तो आप देख सकते ना, इसका पेट फटा हुआ है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे ज्यादा कठिनाई आपको इसमें आने वाली है। जो आपके बर्तनी की दृष्टि वाले जो शब्द हैं, उनमें बहुत कठिनाई आने वाली। ठीक इसी तरीके से वाक्य हैं। वाक्य में एक बात सबसे पहले सीक्वेंस वाला फॉलो करना। जैसे मैं एक इंग्लिश में वाक्य लिखूं, राम इज गोइंग, मैंने लिखा राम इज गोइंग, राम जा रहा है। राम क्या है? इसमें कर्ता सब्जेक्ट है, इस क्या है? वर्ब है, ये आपका कर्म हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको लिखूं हिंदी में, राम जा रहा है, अब देखो इंग्लिश में वो सेंटेंस करेक्ट होगा जब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगा, लेकिन यहां पर हिंदी में वो सब्जेक्ट करेक्ट होगा जिसमें वर्ब अंत में आएगा। राम करता है, जा रहा कर्म है, और है क्रिया है, यानी कि कर्ता के बाद कर्म है, कर्म के बाद क्रिया है। हिंदी में वो वाक्य आपका करेक्ट है, सही है, शुद्ध है। लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में राम इज गोइंग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगा, यहां पर कर्म हो रहा है, कर्ता के बाद कर्म आएगा। तो यह पहला आपको सीक्वेंस फॉलो करना है शुद्ध शुद्ध शब्द में। ठीक है, तो यह तो बात हो गई शुद्ध शुद्ध वाक्य और शब्द की। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां पर समझिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो भाई, इसको हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द भी समझते हैं। अब जैसे कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं, जैसे चांदनी रात, चांदनी रात क्या कही जाएगी रात के बारे में? आधी रात क्या कही जाएगी? आधी रात क्या होगी? चांदनी रात क्या होगी? आधी रात क्या होगी? तारों भरी रात क्या होगी? तारों भरी रात क्या होगी? तो देखो, रात रात सभी में है ना, तो ऐसे आप इकट्ठे याद कर सकते हो। रात, रात वाले, चांदनी रात, आधी रात निशीथ, तारों भरी रात विभावरी, चांदनी रात सरवरी। तो ऐसे पूछा जा सकता, चांदनी रात सरवरी हो गया, आधी रात निशीथ हो गया, ठीक, तारों भरी रात विभावरी हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। यार मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एक जगह इकट्ठा करके याद कर सकते हो। रात है तो रात वाले। अब जैसे कोण, उत्तर पूर्व का कोण क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिम का कोण क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व का कोण क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम का कोण क्या कहलाता है? तो एक जगह इकट्ठे करके पढ़ोगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप याद कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? अगहन और पूस की ऋतु हेमंत हो गया, कमल की डंडी, इस तरीके से। लाल कमल हो गया तो कमल का, लाल कमल को क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? नीले कमल को क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? सफेद कमल को क्या कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द में? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उनको एक जगह इकट्ठा करके शब्द अगर बनाएंगे तो आप अच्छे से वहां पर कर पाएंगे। 10 में से 10 करने लायक स्थिति हो जाएगी। तद्भव तत्सम बड़ा आसान है। देखो, तद्भव तत्सम आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। ये क्या है भाई? देखो, सीधी सी एक बात है, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द भी आपके संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्द भी आपके संस्कृत से आए हैं। दोनों की उत्पत्ति संस्कृत है, लेकिन जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो इनमें रूप परिवर्तन हो गया। वो शब्द तद्भव कहलाए। जब ये संस्कृत भाषा से हिंदी शब्दावली में आए तो ये ज्यों के त्यों रहे। ये ज्यों के त्यों रहे, यानी कि इनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज रहे। ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाए। तो पहचानोगे कैसे कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है? आसानी से पहचान जाओगे। आम बोलचाल की भाषा के जो भी शब्द हैं
मम्मी पापा भाई बहन हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ता थाली लोटा ग्लास, कुछ भी है, बछड़ा गाय कुत्ता, कुछ भी कहोगे, सब तद्भव शब्द हैं। आम बोलचाल की भाषा के हम लोग जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं सारे के सारे तद्भव हैं। तत्सम शब्द कहां पर प्रयोग होंगे? आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वहां पर तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। क्योंकि जिन शब्दों में हमको संस्कृत का अंश मिलेगा, हमको संस्कृत का अंश मिलेगा, वो शब्द आपके तत्सम है। अगर किसी भी शब्द में संस्कृत का जरा सा भी अंश मिले, जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया, 4 शब्द दे दिया गया गदहा, फिर दे दिया गया मौसी, फिर दे दिया गया बहन, फिर दे दिया गया कपोत, और पेपर सेट करने वाले ने पूछ दिया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब अभी हमने कहा आम बोलचाल की भाषा वाले शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। पेपर सेटर ने क्या पूछा है? तद्भव, तत्सम कौन सा है? तो देखो गदहा का तत्सम गर्धव, बहन का भगिनी, ये भी आपका तद्भव। कपोत हमारा तत्सम मिल गया, कबूतर का तत्सम कपोत होता है। तो ऐसे आप तद्भव तत्सम को फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तद्भव तत्सम में भी आप 10 में 10 आराम से ला सकते हो। फिर हमारा सबसे टफ बनेगा विशेषण विशेष। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पर्यायवाची भी रटने वाला है, आपको याद रखना, कम से कम कोशिश करना 4 पर्यायवाची आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पर्यायवाची और विशेषण विशेष के बारे में बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब देखो घोड़ा हो गया भाई, इसकी विशेषता क्या हो गई? घोड़ा कैसा है? काला है। तो घोड़ा जो है इसकी विशेषता है काला, तो काला हमारा हो गया विशेषण। काला हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और उसकी विशेषता किसकी बताई गई? घोड़े की। तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष से हो गया। ठीक है, याद रखना है। अब इसमें सवाल पूछ दिया काला घोड़ा, इसमें विशेषण कौन सा है? तो आप कहोगे काला है। विशेष से कौन सा है? तो आप कहेंगे घोड़ा है। अब मान लीजिए एक शब्द आए राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब राम बहुत तेज दौड़ता है, बहुत ध्यान समझोगा। इसमें पूछा गया आपसे विशेषण कौन सा है, तब क्या लगाओगे? तो 90% लोग मालूम क्या लगाएंगे कि राम बहुत तेज दौड़ता है, कहेंगे सर तेज जो है वो विशेषण है। ठीक, सही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग विशेषण में बहुत भी लगा देंगे। लेकिन एक नया सवाल बन गया, राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है? विशेषण तो तेज हो गया, लेकिन आपसे पूछा जाएगा राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है? तब आपका आंसर क्या होगा? जो बहुत है वो प्राविशेषण है। बहुत क्या है? प्राविशेषण है, याद रखना है। राम बहुत तेज दौड़ता है, यह आपका प्राविशेषण हो गया, यह विशेषण नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक शब्द दिया होगा, उसमें पूछ दिया जाएगा उस शब्द में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। ये भी आपके सवाल बने हुए हैं। इसके बाद में अंतिम आता पर्यायवाची। पर्यायवाची आप आराम से याद कर सकते हो, उसके लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब को फॉलो करो। विशेषण विशेष्य के लिए भी आप पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब फॉलो करो। अब देखो मैं यही कहना चाहूंगा कि टारगेट बनाओ 60 में 60 का। एक आध गलत भी होगा, एक दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं पृथ्वीनाथ पांडे और वासुदेव नंदन की किताब को अगर आप फॉलो करोगे, उनके दिए हुए शब्दों को सॉल्व करोगे, जो भी व्याकरण है उनका, तो गारंटी के साथ क्या होगा? 60 में 60 लाने लायक आपकी स्थिति हो जाएगी। अभी समय है, लग जाओ, हमारी क्लास से जुड़िएगा। अब मैं एक क्लास आप लोगों के लिए हिंदी की आरओ एग्जाम के लिए लेकर के आ रहा हूं, और जिसमें हम लोग क्लास बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, और वो आपके लिए बहुत बेहतरी करने वाले हैं आरओ के
अपकमिंग एग्जाम में। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो सेशन है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।